A very warm welcome to Study Pathshala. So let's start this particular session. And in today's class, ये 5 टॉपिक हमारे प्राइम एजेंडा पे होने वाले हैं. RBI ऑन रेपो रेट, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स, वी लुक इनटू दैट. और PYQs हमने यहाँ पे मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस में ऐड किए हैं. तो टुडे सेशन यू विल फाइंड द PYQs एंड ऑल. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके कुछ बातें हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करना. Jaishankar made a statement on Quad and he praised Trump for working on Quad. We'll look into that. Indira Gandhi Peace Prize मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है, that also we are going to look into, and the Syrian civil war which is continuing. So this is something that we will be covering and let's look into this. और इस पे जाने से पहले एक बार जो है अखबार को उठा के देख लेंगे कि अखबार में कुछ छूट ना जाए. Now as this is there on your फर्स्ट पेज इटसेल्फ, हाई इन्फ्लेशन के चलते आरबीआई रिटेन्स द रेपो रेट एट 6.5%. ओके, सो अभी आरबीआई जो है कुछ ढील देने के मूड में नहीं है. देखो अब ये डिबेट क्यों बन रही है इतनी बड़ी. देखिए प्रोजेक्टेड जो हमारी इकोनॉमी थी कि भी इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट था हमारा प्रोजेक्टेड, क्लियर. सो पीपल वर सेइंग दैट वी विल ग्रो विद 7.2%. अच्छा खासा है ये नंबर, 7.2% से इंडिया ग्रो करेगा, क्लियर. बट लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियो, जो हमारा Q2 रहा है वो बहुत ही स्लो रहा है, ठीक, एंड विच इज़ नॉट शोइंग कि हम इतने अच्छे से 7.2 जो है उसको रीच कर पाएंगे. तो जो रिवाइज्ड ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी का बताया जा रहा है दैट इज़ 6.6%. ओके, कि 6.6% के ग्रोथ रेट से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी. सो दीज आर द नंबर्स. अब ऐसे में इन्फ्लेशन के साथ हमारा रिजर्व बैंक ऑलरेडी डील कर रहा है. स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन, इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है एक मेजर मुद्दा होता है. अभी भी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके अंदर, ठीक है. उसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि टोमेटो जो है वो महंगा है और अनियन वो उसके प्राइसेस अभी थोड़े कम हो गए हैं. बट टमाटो क्यों महंगा है? इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द सितंबर यू कैन से रेन्स विच प्लेड अ मेजर फैक्टर, और काफ़ी जो है प्रोडक्शन भी कम हुआ है उसके अंदर. तो फूड इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर एक मेजर रीज़न है कि जिस वजह से रिजर्व बैंक इस समय टाइट इकोनॉमिक पॉलिसी लेके चल रहा है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके चल रहा है. एंड दे आर नॉट लूजनिंग अप, इसको लूज आउट नहीं कर रहे हैं वो, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, क्लियर. सो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, मतलब रिजर्व बैंक इज ऑल्सो राइट अबाउट इट. नाउ मूविंग हियर, अब उन्होंने रेपो रेट को 6.5% ही रखा. तो अब डिबेट ये हो रही है, एक तरफ इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए ठीक है आप लूज आउट नहीं कर रहे हो, मतलब ईज आउट नहीं कर रहे हो. दूसरी तरफ है आपके यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट, क्लियर. तो ये इसीलिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिकॉज प्रेशर अब आरबीआई के ऊपर है टू ईज आउट द इंटरेस्ट रेट, ताकि जो है लोन्स वगैरह थोड़े सस्ते हो सकें, ताकि आपके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो थोड़े कम हो सकें, क्लियर. तो वो नीचे आ सके. बेसिकली दे वांट कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल मनी होगी तो इट विल चर्न अप द इकोनॉमी. बट रिजर्व बैंक अभी ऐसा करने के मूड में नहीं है. अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया 2021 प्रीलिम्स का, ये सवाल है. अब देखो ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है. लोग कहते हैं ना यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो आप देखिए 2019 में भी सेम क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर के ऊपर, और ये मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है. बस वो जो आपके ऑप्शंस हैं वो ऊपर नीचे कर दिए इन्होंने, क्लियर, इतना ही फर्क है. तो ये कह रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अब देखिए कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या पैसा इकोनॉमी में इंक्रीज होगा? देखिए कैश रिजर्व रेशियो तो बैंक को मेंटेन करके रखना होता है, मतलब वो पैसा जो है इकोनॉमी में तो जा नहीं रहा है, वो एक तरीके से साइड में उठा के आपने रख दिया है. तो उसको इंक्रीज करेंगे तो मतलब और कॉन्ट्रैक्ट होगी इकोनॉमी, ईज आउट नहीं होगी, तो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा. इसलिए आंसर सही नहीं है. सेम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी बात है, उसको भी अगर आप इंक्रीज करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को तो उसका इंपैक्ट भी वैसा ही होना है, उससे भी जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, क्लियर. इकोनॉमी एक्सपैंड नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो वी विल रूल आउट दिस एज वेल. अब बात है ये तीसरा ऑप्शन देखिए, इन्होंने कहा चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए. तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री.
अब अगर पॉपुलेशन कुछ नहीं कर रही है, कोई काम नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ा के कैसे आप इकोनॉमी को बढ़ाओगे? कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई सारे टैलेंटेड हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ाना एक बात होती है, ह्यूमन रिसोर्स करना अलग बात होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करते हैं तब तक लोगों के नंबर बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं होता। क्लियर? उनको स्किल सेट देना होता है, एजुकेट कराना पड़ता है, तब जाके आप बोल सकते हो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी आप रूल आउट कीजिए। तो ऐसे में एक हमारे पास ऑप्शन बचा है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। नाउ इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, ये दो तरीके से देखा जा सकता है। मनी मल्टीप्लायर कैसे है? एक है कि आपकी सेविंग्स जो है वो लोग शुरू कर देंगे बैंक्स के अंदर डालना। दूसरा, वो लोन लेने के लिए बैंक के पास जाएंगे, मनी लेंडर के पास नहीं जाएंगे। क्लियर? तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लोन मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में बैंक असिस्ट करेगा। सो दिस इज हाउ दिस फैक्टर इज अ मनी मल्टीप्लायर। इस फैक्टर से आप बोल सकते हो कि पैसा जो है वो इकोनॉमी में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सेविंग्स अगर वो इंक्रीज करते हैं तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्लियर? तो दिस इज हाउ दिस आंसर इज राइट। सी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये प्रीलिम्स 2019 में भी सेम है। तो उसमें जो है बी ऑप्शन था, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। तो सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे किया, बाकी जो है एज इट इज चल रहा है उसके अंदर। क्लियर? सो मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। विक्रम मिस्री टू विजिट ढाका ऑन मंडे एज टेंशंस माउंट। ओके, सो चीज़ें जो है ठीक नहीं चल रही हैं बांग्लादेश के केस के अंदर, और दिस इज समथिंग विच इज अलार्मिंग फॉर अस। शेख हसीना, ठीक, वो इंडिया में है, कहाँ है किसी को नहीं पता है। ठीक है? एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट दे आर पुटिंग अ प्रेशर ऑन अस कि भी हम जो है उनको वापस दे दें। लेकिन ऐसे में जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है दैट इज़ रियली अलार्मिंग फॉर अस। नाउ 8% हिंदूज हैं वहाँ पे। ओके, और वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि माइनॉरिटी के ऊपर अटैक भी काफ़ी जो है वो इंक्रीज हुए हैं। सो वी आर विटनेसिंग ऑल दीज थिंग्स इन बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश की सोसाइटी भी काफ़ी रेडिकलाइज हो गई है। एंड दिस शेख हसीना वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद जो है रेडिकल एलिमेंट्स काफ़ी फोर फ्रंट पे आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको कह दिया था कि भाई आप जो है पहले तो माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेंगे। ठीक है? एंड दिस इज समथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अदर देन दैट, एंड वी हैव सी लाइक टुडे इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ओके, तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो डायरेक्टली विल मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। सीधा एडिटोरियल पे चलेंगे, बीच में कुछ खास खबर नहीं आई है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी एक बार नज़र घुमा लेते हैं, कुछ बच तो नहीं गया। तो मेट्रो आ रही है दिल्ली के अंदर और दोबारा। ओके, अब दिल्ली में मेट्रो का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इट हैज़ बीन अ लाइफ लाइन फॉर दिल्ली। तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है दिल्ली में कम्यूट करना, ट्रैफिक का कंजेशन भी कम हो जाता है उससे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर, एंड अदर देन दैट देयर इज़ नथिंग मच। ओके, कुछ खास नहीं है। दिस इज द पॉइंट। ओके, चलिए, सो डायरेक्टली we'll move to this particular, you can say, editorial. So public health insights from 1896 बॉम्बे प्लेग। सो ये बता रहा है कि भाई उस समय भी हमारे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। ओके, इनएडिक्वेसीज थी। ठीक है ना? अब देखो, उस समय की भी इनएडिक्वेसी थी, आज की भी इनएडिक्वेसी है। प्रेजेंटली ऑल्सो वी आर डीलिंग विद द सेम थिंग। तो दिस इज समथिंग नॉट गुड। और कोविड के टाइम पे ये चीज़ एक्सपोज भी हो गई थी कि हमारे पास क्या हालात हैं हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, एंड थिंग्स हैव टू बी, यू कैन से, वी हैव टू इन्वेस्ट। हेल्थ के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, सारा ये आइडिया इन्होंने दिया है इसके अंदर, ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो। विल मूव टू दिस वन, बिल्डिंग ऑन द रिवाइवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी तक हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि हम सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर इकोनॉमी को काफ़ी बूम कर रहा है। ठीक है, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो स्किल इंटेंसिव होता है। ठीक, स्किल इंटेंसिव है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सेमी स्किल्ड इंडिविजुअल भी चल जाता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। हालांकि आज सर्विस सेक्टर अगर आप देखेंगे तो गिग इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा कर दिया है।
ओके, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें या फिर ये जो डिजिटल हुआ है, जोमेटो, स्विगी, ओके, ब्लिंकिट, ये बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं अर्बन सेंटर्स के अंदर, तो वो भी एक अच्छी डेवलपमेंट है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सेमी स्किल्ड की अगर हम बात करें तो अब देखो, स्किल्ड सर्विस सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप इतने बड़े स्केल पे इंडियन पॉपुलेशन को वो स्किल सेट दे सकते हो? क्या आप सबको बैंकिंग एक्सपर्ट बना सकते हो? क्या आप सबको डॉक्टर बना सकते हो, इंजीनियर बना सकते हो? तो ये अभी नियर टर्म में तो पॉसिबल नहीं है. रियलिस्टिक बात करते हैं. ऐसे में कोई अगर 10th पास है या 8th पास है तो वो सेमी स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके मशीन तो चला सकता है, या आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है तो हमारे यहाँ पे जो ये जेसीबी ऑपरेटर्स होते हैं वो कर सकते हैं. क्लियर? सो वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है कि इंडिया अपने यूथ को जो है जॉब्स प्रोवाइड करे. सो दिस इज व्हाट इज हाईलाइटेड हियर. अब देखिए, वी आर वर्किंग विद दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहे हैं. ठीक है, बहुत अच्छा है. अभी तक हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इन सब में काफ़ी काम किया है, और इंडिया इनमें अच्छा खासा नाम भी कमा रहा है पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो. अभी आज की डेट में चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर. तो एक्सपेंडिंग द स्कोप की बात करें तो लेबर इंटेंसिव बिल्कुल जॉब्स क्रिएट होंगी यहाँ पे. ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया एक सेक्टर टेक्सटाइल भी था. अब ये टेक्सटाइल की खासियत ये है कि भी इसके अंदर ये पीपल इंसेंटिव, पीपल का नंबर ज़्यादा चाहिए. ठीक है ना, लेबर बहुत चाहिए इसके अंदर. क्लियर? लेबर इंटेंसिव सेक्टर में काउंट होती है ये. सो इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है ये. ठीक, कि हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं. अब देखिए, देर आर सनराइज इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस, स्पेस टेक, ओके, ये सब नई इंडस्ट्रीज, हम इस पे ज़रूर काम कर सकते हैं. मीन्स अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी देयर, लेकिन यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग की हो तो ज़्यादा अच्छा है. अदरवाइज होगा क्या कि फिर वही साइंटिस्ट वगैरह की जॉब्स तो अभी भी मिल जाती हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर पॉइंटिंग आउट. नाउ वी हैव टू एड्रेस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. अभी तक हम चीज़ों को इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. तो ये सबसे बड़ा गैप है जो आपको देखना है. इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, प्राइस सर्ज हुआ है 24% का. क्लियर? रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स, फिनिश गुड्स, सब के अंदर जो है काफ़ी हाई टैरिफ आपके लगते हैं, और आपको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर येट टू बी डन. क्लियर? हम जीएसटी ले तो आए, लेकिन अभी भी इसके अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन का स्कोप काफ़ी है. सो वो फोकस हमें करना चाहिए. दैट इज अ, यू कैन से, गुड हेल्प दैट विल बूस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. रीजनल इम्बैलेंस की बात करें तो अभी हो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड यूपी. और अगर आप नॉर्थ की बात करोगे तो आप देखोगे कि गुरुग्राम के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर आसपास जो है, उसी एरिया में ये प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए, सो पॉपुलेशन इज इन बिहार, ओके, पॉपुलेशन इज इन यूपी. वी वांट दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स. अगर आप बड़ा कुछ इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, देखिए कोई कहेगा कि नोएडा में होता रहा है, लेकिन वो एनसीआर में कवर अप हो गया. दैट इज नॉट सफिशिएंट टू, यू कैन से, एड्रेस द डिमांड फॉर जॉब्स इन यूपी. यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, 25 करोड़ लोग हैं वहाँ पे. सो यू हैव टू डू अ लॉट मोर, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पे. ठीक है, तो एमएसएमई के ऊपर हमारा फोकस ज़रूर है. 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम एमएसएमई. 60 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे जनरेट होती है. ओके, तो एमएसएमई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम चाहिए आपको, एंड यू कैन मेक अ स्टार्ट इन दैट. तो हमारा जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो स्पेसिफिकली हम एमएसएमई के थ्रू उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं. अनदर पॉइंट इज दिस, मेक श्योर दैट देयर इज जेंडर बैलेंस. ओके, तो जेंडर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर. आपको क्यों? देयर इज अ पोटेंशियल टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 9%. तो ये स्टडीज कुछ कहती हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन से टैलेंट आएगा, एंड दैट विल हेल्प अस इन बूस्टिंग द, यू कैन से, इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन उसको करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वर्क एनवायरनमेंट, क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है. वुमेन ऐसे नहीं आएंगी.
आपको वैसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा विच इज़ वुमेन फ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वुमेन जो है वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभालती हैं अलॉन्ग विद द वर्क। तो इस तरीके से बैलेंस आउट आपको करने की ज़रूरत है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस 2024 का कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड फ्लॉन्ट करते हैं लेकिन वी आर मिसिंग आउट ऑन फ्यू थिंग्स, ठीक, वी इग्नोर द ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये देखा भी जाता है कि एक नंबर्स कहते हैं कि परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लेस देन 10% वर्कफोर्स इन इंडिया इज स्किल्ड, क्लियर। तो स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कहीं पे जॉब्स हैं तो वहाँ पे तो आपको स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते हैं, स्किल डेफिशिएंसी मिलेगी आपको, ठीक। और एग्रीकल्चर जैसी जो नौकरियां हैं वहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो कि इतने ज़्यादा वर्कर्स छोटे से फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है यहाँ पे, इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। एंड जैसा मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि सर्विस सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ स्किल इंटेंसिव, ओके। तो वहाँ पे आपको स्किल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बात है कि सबको आप ये नहीं दे सकते हो, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ दिस मैन्युफैक्चरिंग विच कैन इवन वर्क विद सेमी स्किल्ड पीपल, उसके अंदर थोड़े कम स्किल वाले लोग भी चल जाएंगे। तो मेजरली हमारे यहाँ पे यही लोग हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको स्किल सेट लोगों का बढ़ाना होगा, आपको मेक श्योर करना है कि भी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल लेवल पे दी जाए, ठीक है ना। तो वहाँ से ही काम शुरू करें, ठीक, उधर से अगर एफर्ट होगा तो वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी आपको काम करना है, दिस इज व्हाट द बिग आइडिया इज अबाउट। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अदर देन दिस देयर इज दिस पिक्चर ऑफ साइक्लोन दैट बैटर्ड द तमिलनाडु, ओके। सो काफ़ी बुरे हालात हुए साइक्लोन की वजह से। एंड द पॉइंट इज दिस, वी ऑलरेडी नो, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है, इंडिया हैज़ अ रियली ग्रेट, इंडिया का मैं ग्रेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वी हैव अ वेरी, यू कैन से, ग्रेट कैपेबिलिटी टू डील विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ओके। बहुत एफिशिएंट रिसोर्सेज के साथ हम काम करते हैं। और आप देखो कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जहाँ पे आप लैक्स ऑफ पीपल को रेस्क्यू कर लेते हो, ठीक है, रीलोकेट करना और ये सब इंडिया के अंदर बहुत बड़े स्केल पे हो जाता है। और हर साल जो है ये साइक्लोन आते हैं एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड बहुत मिनिमल डैमेज होता है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग जिससे काम चलेगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बनाना है जो साइक्लोन रेजिस्टेंट हो, बिकॉज साइक्लोन्स आर गोइंग टू बी देयर, ओके, एवरी ईयर आपको जो है साइक्लोन का सामना करना पड़ेगा। तो वो रेजिस्टेंस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू हैव, बिना उसके तो काम चलने वाला ही नहीं। दिस इज व्हाट द आइडिया इज अबाउट। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिजर्व्स अ लॉट क्रेडिट फॉर क्वाड, दिस इज द स्टेटमेंट दैट जयशंकर हैज मेड। तो बेसिकली ट्रंप के टाइम पे ही जो है ये क्वाड के ऊपर एम्फेसिस आया था। वैसे तो आइडिया 2008-9 का है, लेकिन उतना एम्फेसाइज उस पर नहीं चल रहा था। इट वॉज द ट्रंप जो इसको अच्छे से रिवाइव किया, जिन्होंने इस पर काम किया, एंड दिस इज व्हाट वी आर हेडिंग विद। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, आज की डेट में ट्रंप के आने के बाद फोकस will be back on China, and as focus will be back on China, focus will also be back on Quad. So this development we are going to see here. अब मेंस 2020 के अंदर सवाल था कि quadrilateral dialogue is transforming itself into a trade bloc from a military alliance. देखिए, काउंटर करना है चाइना को, दिस इज वन फैक्टर दैट वी हैव, क्लियर, ये क्वाड के एग्जिस्टेंस का एक फैक्टर है, but this is not the only factor. So today we are talking about global supply chain resilience, ठीक। आज आप सिर्फ चाइना के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते और आप रेजिलियंस की बात करते हो, ओके। तो जिसके अंदर आप ट्रेड को अब मल्टीपल कंट्रीज के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन यू हैव फोकस ऑन कोविड, फ्यूचर में कोविड जैसी कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे हम डील करेंगे। Then you talk about cooperation on cyber security, okay, you have focus on terrorism, so that is something which is going to be there, and you have focus on, you can say, space exploration, etc, etc, etc. So the point is this,
अदर देन द मिलिट्री रोल तो एक सिर्फ आप बोल सकते हो पहलू हो सकता है, और वो भी पूरे तरीके से मिलिट्री नहीं है। तो ये मिलिट्री रोल कहाँ से लगता है, क्योंकि ये चारों के चारों कंट्रीज ये मालाबार एक्सरसाइज में भी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया इज देयर, जापान इज देयर, यूएस इज देयर एंड ऑस्ट्रेलिया इज देयर, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ क्वाड, वो तो अलग एक्सरसाइज है। क्वाड के रोल को लेके मोदी जी की स्टेटमेंट ऑलरेडी काफ़ी फेमसली उन्होंने बताया था, तो वो चलती है। वो कहते हैं कि भी क्वाड हैज़ नो मिलिट्री रोल डायरेक्टली फॉर अस, ओके, डेफिनेटली वी डू सी क्वाड प्लेटफॉर्म फॉर आर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, भी हम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वाड को देखते ही देखते हैं, बट वी डोंट सी इट आउटराइटली एज अ मिलिट्री यूनिट। तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, China is our neighbor. We know that it's a tough neighbor to live with, okay? But neighbors को आप change नहीं कर सकते हो, इस reality को समझना है हमें। And it is clear in our mind, we cannot change our neighbors, but we can change our friends. तो दोस्त बदलते रहते हैं लेकिन पड़ोसी सेम रहते हैं, और आपको उन्हीं के साथ ही जीना होता है। तो वो क्लैरिटी है हमारे दिमाग में, एंड आउटराइटली हम इसीलिए भी ये नहीं करना चाहते कि क्वाड का मिलिट्री रोल होगा, विच इज गोइंग टू सेंड रॉन्ग सिग्नल्स टू चाइना। ऐसा कुछ करने से चाइना का वो रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, और वो इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स क्लियर जो हमें इस क्वाड डिबेट के राउंड समझनी है। अब क्वाड वर्सेस ऑकस तो ऑलरेडी हो गया है, तो ऑकस को लेके भी बात है, ठीक है। अब ये आउटराइटली मिलिट्री यूनिट है, ओके। तो ये बोल भी रखा है उन्होंने कि भी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिलिट्री इक्वेशंस के लिए एक साथ आए हैं। इट्स यू कैन से क्वाइट ट्रांसपेरेंट। क्वाड का लेकिन ऐसा कोई रोल अभी तक ऐसा इन्होंने नहीं किया है। हालांकि एक पॉइंट ये है कि भी रशियंस दे ऑल्सो पॉइंट आउट अबाउट फ्यू थिंग्स, चाइनीज वो भी कुछ चीज़ों को कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो एशियन नेटो क्रिएट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके अंदर वो देखते हैं कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेंट है, तो वो तब जाके उनको ऐसा लगता है कि भी ये खतरनाक चीज़ होगी क्वाड। लेकिन अगर आप इंडिया की बैलेंसिंग की देखेंगे तो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबर हैं, वहाँ पे तो चाइना और रशिया दोनों ही हैं। सो वी नो हाउ टू बैलेंस आउट आवर इक्वेशन इज, ठीक है, हम कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं वो हमें पता है। चलिए आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड बातें, ओके। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रीलिम्स 2015 में सवाल पूछा था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट वाज गिवन टू हुम, तो उस इन दैट ईयर इट वाज गिवन टू इसरो को मिला था ये। लेकिन इस साल जो है मिशेल बैकलेट को मिलने वाला है, ओके। शी हैज बीन द फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट, ओके। ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी उन्होंने काम किया है, एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट वो इस पर्टिकुलर प्राइज को देते हैं। तो आपको ये लेटेस्ट किनको मिलने वाला है वो मालूम होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन इस टाइप का भी कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है। नाउ मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट इज बैक, ओके। सो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स विल बी एड्रेस्ड दिस टाइम। लेकिन फार्मर क्यों बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। एक रीज़न तो ये है कि पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होता, तो पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर डिबेट हो, फार्मर्स को लगे कि हमारी बात को कोई रख रहा है, तो उस केस के अंदर वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। टिल द टाइम आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज लाइक दिस, वी डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट। इस टाइप के प्रोटेस्ट जो हैं वो चलते रहेंगे, ओके, फ्यूचर में भी। तो ये डेवलपमेंट है। नाउ ज्ञान व्यापी मोस्क कमेटी ओपोजेस द पिटीशन अगेंस्ट द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब देखिए ये सब कुछ एक ओरल ऑब्जर्वेशन की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से ये चल रहा है कि सर्वे कराने की डिमांड को लेके क्या प्रॉब्लम है। सर्वे तो करवाया जा सकता है, सर्वे कराना डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू चेंज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजियस एंटिटी, कि आप उसको मॉस्क है तो अब आप उसको मंदिर बना देंगे। तो वो चीज़ पॉइंट आउट की है यहाँ पे इन्होंने, बट अलग अलग जगहों पे ये पटिशंस आ रहे हैं। ज्ञानव्यापी मॉस्क की बात आ रही है, वहाँ पे भी आ रहे हैं, ओके। क्वेश्चन इज दिस, वेयर आर वी गोइंग टू स्टॉप? कहाँ जाके रुका जाएगा? तो ये सवाल है, इस सवाल को हमें सोचना चाहिए, सोसाइटी को डिबेट करना चाहिए, ठीक है। सेंटर टू डेवलप 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन JNK विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। देखिए यूथ के लिए जॉब्स क्रिएट करना है आपको, ओके, एंड इफ़ यू विल बी एबल टू क्रिएट जॉब्स फॉर द यूथ,
दैट इज गोइंग टू एंड टेररिज्म, वहां से टेररिज्म जो है वो एंड होगा, ये रास्ता है, इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट इन क्वाइट राइट इन दैट डायरेक्शन, उसी दिशा में सरकार के ये कदम है। क्लियर। नो प्लान्स फॉर डी डॉलराइजेशन, तो क्लैरिटी हमारे आरबीआई गवर्नर ने दे दी है, बिकॉज यूएस ने थ्रेटन किया था कि इफ ब्रिक्स दे मूव अवे फ्रॉम डॉलर, तो वो काफ़ी बड़े हमारे ऊपर आप बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस को इंक्रीज कर देंगे। तो अब आरबीआई की क्लैरिटी है कि अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। येस वी विल एक्सप्लोर द डिजिटल यू कैन से करेंसी, तो डिजिटल करेंसी जरूर हम करना चाहते हैं, और वहाँ पे ब्रिक्स के थ्रू आप एक डिजिटल सिस्टम बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो हमारे पास, हम ऑटोनोमस हैं, वी आर नॉट डिक्टेटेड बाय अदर्स, दैट इज व्हाट द की पॉइंट इज। क्लियर। आगे चलते हैं। तो सीरिया के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, दे हैव बीन एबल टू यू कैन से टेक अवे सिटी हामा, और उसके बाद वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज द मैप राइट नाउ, मतलब आप ये देख लो, इडलिब पे कब्जा करने के बाद, एलेप्पो पे कब्जा करने के बाद, नाउ हामा इज ऑल्सो गॉन। ओके, सो हामा ले लिया, अब ये होम्स की तरफ जा रहे हैं। अब दिस इज समथिंग दैट देयर नेक्स्ट टारगेट इज। क्लियर। तो ये आप देखेंगे कि ऐसे में अगर ये इस हिसाब से बढ़ते रहे तो बशर अल असद की सरकार शायद गिर जाए यहाँ पे। सो दिस कैन बी द न्यू डेवलपमेंट हियर। और नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो देर आर दीज कुर्द्स हु आर यू कैन से इंक्रीजिंगली ऑक्यूपाइंग द एरिया। नॉर्थ वाले एरिया में कुर्द जो है कम्युनिटी जो है, उनके फाइटर्स रिबेल्स जो हैं वो यहाँ पे एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये कुछ हमें सीरिया में देखने को मिल रहा है, एंड थिंग्स आर रियली अलार्मिंग। गवर्नमेंट जो है वो शायद अब सरकार गिर ही जाए। ओके, सो ये प्रॉक्सी वॉर भी चल रहा है वहाँ पे। तो एक तरफ ईरान है, एक तरफ उनके साथ खड़ा है रशिया, ठीक, और इनके साथ ये सीरिया के साथ लड़ रहे हैं, प्लस हिजबुल्ला भी इनकी हेल्प करने आ जाता था, वर्सेस आप बोल सकते हो रिबेल्स बैक्ड बाय नेटो, टर्की, ये दो प्राइम प्लेयर्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स। यस, दिस इज हाउ दिस फाइट इज गोइंग ऑन। क्लियर। अब हुआ क्या, रशिया और ये जो हिजबुल्ला हैं, दे वर बिजी इन देयर ओन वॉर, वो अपनी लड़ाई में बिजी हो गए, तो इसीलिए अब पीछे से सपोर्ट नहीं दे सकते। हालांकि एयरफोर्स जरूर, रशियन एयरफोर्स इज इन एक्शन, रशियन एयरफोर्स यहाँ पे ज़रूर एक्शन में है। ओके, वो हेल्प आउट कर रही है सीरियन आर्मी की। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है यहाँ पे। बट कब तक ये चलेगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। अब जरा PYQ देखिए, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डू नॉट ओपन आउट इन द मेडिटेरेनियन सी। तो मैप के अंदर सीरिया तो ओपन अप हो रहा है, ठीक है, लेबनन भी ओपन अप हो रहा है क्योंकि बाजू में देख लीजिए लेबनन है, इजराइल भी ओपन अप होता है। द पॉइंट इज जॉर्डन जो है वो यहाँ पे ओपन अप नहीं होता, ठीक, ये ध्यान देना है आपको। और ये रेड सी के अंदर ओपन अप होता है। अब जब ये रेड सी में ओपन अप होता है जॉर्डन, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक, ये याद रखना है आपको, गल्फ ऑफ अकाबा वहां पे ओपन अप होता है। तो किसी तरीके से यूपीएससी सवाल कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल है, ठीक, इन्होंने पूछा ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, बताइए कौन से कंट्री में पड़ते हैं। तो डेनबर्स रीजन ये तो यूक्रेन के अंदर है, तो आपको सीधा ध्यान होना चाहिए। टिग्रे की बात करेंगे तो इट इज इन इथोपिया, और दिस कैशन प्रोविंस इट इज इन म्यांमार। तो इस जो भी एरिया, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हमारे न्यूज में होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए उस रीजन्स के बारे में। ओके, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। रीजन्स इन न्यूज मल्टीपल टाइम्स पूछता है यूपीएससी, हर साल आप देखेंगे कि एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद आवर प्रिपरेशन, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। ओके, तो आज के अखबार में इतना ही था। These were the prime topics that were to be covered. So thank you very much.